नमस्कार साथियों, हम हैं एलआरए एकेडमी पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए थे इसके, और 21 से आज शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तैयारी में लगे रहिए। ये क्लास आपके लिए यूपी टेट, एसटेट सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, ठीक है। अतः क्लास में अंत तक बने रहिए। 21 क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का मुख्य कार्य है। पूछा है शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना, या फिर बालकों को केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो लर्निंग प्रोसेस जो है उसका जो मुख्य कार्य है वो है बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना। जब बच्चा मोटिवेट होगा, सीखने में रुचि लेगा, तो और ज़्यादा वो जल्दी एब्जॉर्ब करेगा जो भी ज्ञान है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण विधि का प्रकार है। ऑप्शन है शिक्षक नियंत्रण अनुदेशन, समूह नियंत्रण अनुदेशन, शिक्षक व छात्र नियंत्रण अनुदेशन, या उपरोक्त सभी। बताइएगा। तो शिक्षण विधि के जो प्रकार हैं, शिक्षक नियंत्रण अनुदेशन हो जाएगा, ये भी है। समूह नियंत्रण अनुदेशन ये भी होगा। शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन ये भी हो जाएगा, यानी कि ये ऑल हो जाएंगे। तो इसका फोर्थ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, केलर योजना, अभिक्रमित अनुदेशन तथा केल विधि शिक्षण विधि के किस प्रकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन, छात्र नियंत्रित अनुदेशन, समूह नियंत्रित अनुदेशन, या शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। बताइएगा। तो केलर योजना जो है वो अभिक्रमित अनुदेशन के किस अनुदेशन के अंतर्गत आएगा, तो वो हो जाएगा छात्र नियंत्रित अनुदेशन। तो इसका सेकंड हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग का भाग है। पूछा है प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग का भाग है। ऑप्शन है शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन, समूह नियंत्रित अनुदेशन, छात्र नियंत्रित अनुदेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। तो प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि और सामूहिक वाद विवाद विधि जो ये आते हैं, ये होते हैं शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन में, क्योंकि दोनों का ही शिक्षा का आदान प्रदान होता है दोनों में। तो ऑप्शन इनका फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है फ्रोबेल, मास्लो, बंग, या वाइगोस्की। बताइएगा। तो बागवानी शिक्षा पद्धति या किंडरगार्टन भी बोलते हैं इसको,
किंडरगार्टन ये पत्ती किसने दी है? तो ये दी है हमारे फ्रोबेल ने, सबको पता ही होगा। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है? ऑप्शन है शिक्षा के माध्यम से, कक्षा अध्ययन के माध्यम से, निजी ट्यूशन के माध्यम से या स्वयं करके सीखने के माध्यम से। तो किंडरगार्टन प्रणाली जो है वो छोटे छात्रों से संबंधित है, छोटे बालकों से, और खेल खेल में ही बच्चों को सिखाना ये बताया है फ्रोबेल ने। तो खेल के माध्यम से सिखाने पर बल दिया जाता है इसमें। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा या फर्स्ट करेक्ट होगा। प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया? इन मेथड से क्वेश्चन बनते ही रहे हैं एग्जाम्स में, तो इन्हें पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है ये दिया हमारे किलपैट्रिक ने, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी डाल्टन शिक्षा विधि की विशेषता है? डाल्टन शिक्षा पद्धति की विधि की विशेषता पूछी है। ऑप्शन है शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होना, स्वयं करके अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल, एक निश्चित समय में निश्चित कार्य करने पर बल, या उपरोक्त सभी। तो डाल्टन जो शिक्षा विधि है इसमें शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होना है, सही बात है। स्वयं करके अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल, ये भी सही बात है। एक निश्चित समय में निश्चित कार्य करने पर बल, ये भी राइट है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में सीखते हैं, शिक्षा की कौन सी विधि इस विचारधारा का पोषण करती है, बताइएगा। ऑप्शन है पेस्टोलॉजी विधि, डाल्टन विधि, मोंटेसरी विधि, या फिर किंडरगार्टन विधि, बताइएगा। तो अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उन्हें सिखाना है, किस आयु में वो किस तरह से सीख सकते हैं। तो ये विचारधारा जो है ये पेस्टोलॉजी की विधि है, पेस्टोलॉजी मेथड है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टोलॉजी विधि किसने दी? ऑप्शन है जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी ने, मार्टिन हेनरी पेस्टोलॉजी ने, वाइगोस्की ने, या फिर पियाजे ने। तो पेस्टोलॉजी विधि दी है जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी ने, ठीक है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मार्टिन हेनरी पेस्टोलॉजी ने नहीं दी है, ये ध्यान रखिएगा, ये जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल व प्रभावशाली बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी शिक्षण सामग्री है? ऑप्शन है केवल दृश्य सामग्री, केवल श्रव्य सहायक सामग्री, केवल दृश्य श्रव्य सामग्री, या दृश्य श्रव्य सहायक एवं दृश्य श्रव्य सामग्री।
तो अध्यापन अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं इन्हें हम इजी और प्रभावशाली बनाने हेतु बच्चों को जैसे अचीव कर सकें, वो जल्दी से अपना अधिगम सीख सकें, तो उसके लिए दृश्य सामग्री और श्रव्य और ऑडियो विजुअल दोनों ही, ये सभी इसमें हमारे TLM में काम आती है। तो ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट होगा। ये सभी महत्वपूर्ण है शिक्षण अधिगम में। ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि उन्हें हमें हमारी नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड होती रहे, और लाइक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव पूछा है इसमें। ऑप्शन है जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर तथा आकर्षक, बालक को विचलित करने वाला, या फिर बालकों को की रुचि को बढ़ाने वाला। तो निगेटिव की पूछी है इसमें, तो बालकों को विचलित करने वाला श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता विकास में सर्वाधिक जो हेल्पफुल होगा इनमें कौन होगा? ऑप्शन है भ्रमण, चार्ट, नमूना या कंप्यूटर। तो बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता विकास में सर्वाधिक जो हेल्पफुल है इनमें भ्रमण होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बालकों के संदर्भ में वास्तविक पदार्थ का अर्थ होता है। वास्तविक पदार्थ का अर्थ होता है। ऑप्शन है वैसी वस्तुएं जिन्हें बालक केवल देखकर अनुभव प्राप्त कर सकता है, वैसी वस्तुएं जिन्हें बालक स्पर्श कर छूकर अनुभव प्राप्त कर सकता है, या जिन्हें देखकर तथा छूकर अनुभव प्राप्त कर सकता है, या फिर बालकों के लिए वास्तविक पदार्थ एक कल्पना है। तो वास्तविक पदार्थ एक कल्पना है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पहले से ही वास्तविक है। ठीक है, बताइएगा। वैसी वस्तुएं जिन्हें बालक केवल देखकर अनुभव कर सकता है, ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, वैसी वस्तुएं जिन्हें बालक स्पर्श कर छूकर अनुभव प्राप्त कर सकता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो देखेगा भी छुएगा भी। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होगा कि वैसे जो मटेरियल होगा जिसे बच्चा छू भी सकता है, देख भी सकता है, तो उससे वास्तविक पदार्थ का मीनिंग होता है। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य बालकों को सिखाने की एक वैज्ञानिक विधि है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन एक दृश्य सामग्री का अंग नहीं है? ऑप्शन है नमूना, चित्र, रेखा चित्र या फिर रेडियो। एक दृश्य सामग्री का अंग नहीं पूछा है। नमूना दृश्य सामग्री है, चित्र दृश्य सामग्री है, रेखा चित्र ये भी दृश्य सामग्री है, लेकिन रेडियो जो है ये हमारा श्रव्य सामग्री में आता है। ठीक है, ऑडियो एड्स हो गए। तो ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, मैजिक लैंटर्न एक है, क्या है इनमें से?
ऑप्शन है एक कहानी का नाम है, एक जादूगर द्वारा लिखित एक पुस्तक है, एक फिल्म का नाम है, या फिर एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। बताइएगा। मैजिक लैंटर्न जो है एक कहानी का नाम नहीं है, एक जादूगर द्वारा लिखी पुस्तक भी नहीं है, एक फिल्म का नाम भी नहीं है, यह एक चित्र प्रदर्शक है। आपने देखा भी होगा, पुराने समय में देखते भी थे कि मतलब जैसे एक वो आता था, एक खेल का ही कह लो, उससे बच्चे देखकर सीखते थे। ठीक है, तो चित्र प्रदर्शक यंत्र है ये मैजिक लैंटर्न। तो ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? ऑप्शन है ग्राफ, चार्ट, ब्लैक बोर्ड या रेखा चित्र। दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? बताइएगा। सभी ये दृश्य साधन है, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग जो होगा वो होता है ग्राफ का। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए? ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, ब्लैक बोर्ड या रेखा चित्र। तो शिक्षण सहायक सामग्री में जो सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होना चाहिए वो होगा बुलेटिन बोर्ड, ये सबसे यूजफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन है एपीडियास्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, किसी वस्तु की नकल उतारने के लिए, या फिर किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए। तो एपीडियास्कोप एक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? जो अपारदर्शी वस्तु हैं उन्हें स्क्रीन पर प्रक्षेपित करते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऑप्शन हमारा इसका सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता? पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन है रेडियो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर या टेलीविज़न। रेडियो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है, टेलीफोन आता है, टेप रिकॉर्डर भी आता है, लेकिन टेलीविज़न जो है वो श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों में आता है, ऑडियो विजुअल दोनों ऐड है ये। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट होगा। निगेटिव पूछा था इसमें। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।